हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकेत गोस्वामी सक्सेसर एकेडमी कोचिंग से। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है ये है पोलराइजेशन वेक्टर, फिर ससेप्टिबिलिटी और हम लोग फिर इन दोनों के बीच का एक रिलेशन फाइंड करेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 2 का है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्टार्टिंग से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है पोलराइजेशन वेक्टर, है ना। तो पोलराइजेशन वेक्टर जानने से पहले हमको थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता था क्या होता था, एक ऐसा सिस्टम जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कुछ इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया होना चाहिए और इक्वल अमाउंट में, मतलब 2 कूलम यहाँ हो तो यहाँ भी 2 कूलम, यहाँ 5 कूलम, यहाँ भी 5 कूलम, है ना। तो अगर यहाँ 5 कूलम का है, यहाँ -5 कूलम का है, तो चार्जेस अपोजिट होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और साइन क्या हो, साइन अलग अलग हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है, वो क्या होता है Q × 2L के बराबर होता है। Q मतलब यहाँ पे जो चार्जेस हो और इसके बीच का डिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कुछ वहीं से रिलेटेड है पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? तो ये रेशियो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का टू इट्स यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि हम लोग जो मटेरियल लिए हुए हैं, जो मेरा डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, अगर उसमें जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से उस जो मटेरियल लिए हैं उसका वॉल्यूम से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो जो चीज मिलता है हमको वो मिलता है पोलराइजेशन वेक्टर। समझ आ गया? ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव का नाम है, वैक्यूम, एयर, पायरेक्स, पेपर, नेचुरल रबर, माइका। तो मान लेते हैं कि माइका लिए हम लोग, तो ये मेरा माइका हो गया होगा। तो हम लोग जितना इसका वॉल्यूम लिए हैं उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग ऊपर रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे ये हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगा ये होता है पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है Q × 2L। तो ये चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम और जो लेंथ है इसका होता है मीटर। तो ऊपर हो गया कूलम मीटर और वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। तो ऊपर हो गया कूलम मीटर, नीचे हो गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऊपर गया तो क्या बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी पोलराइजेशन वेक्टर का जो SI यूनिट है वो क्या है कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो कूलम का होता है 80 और मेरा मीटर क्या है लेंथ है तो होगा -2। तो 80 L - 2 ये हो गया मेरा डायरेक्शन फॉर्मूला। हो गया पोलराइजेशन वेक्टर। अब है ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है ससेप्टिबिलिटी? इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये क्या है कि इट इज अ नेचुरल मेजर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। मतलब कि कोई भी मटेरियल कितना पोलराइज होगा इसको कैसे पता कर सकते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी के माध्यम से, है ना। तो कोई भी मटेरियल कितना पोलराइज होगा, द नेचुरल मेजर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हिच इज डिनोटेड बाय Xc। ये क्या करता है, नेचुरली मेजर करता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है। पोलराइजेबिलिटी को मेजर करने वाला एक नेचुरल क्वांटिटी है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब देखेंगे इन मोस्ट जनरल केसेस द पोलराइजेशन वेक्टर, यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिड्यूस्ड वैल्यू कौन होता है? तो एप्सिलॉन नॉट से जैसे E को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो मेरा पोलराइजेशन वेक्टर अभी जो हम लोग यहाँ पे समझा है, जनरली क्या होता है पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, वो कौन है Xe, x बेस में E। इसको क्या बोलते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी। E लगा है इसलिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे X इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये मेरा क्या है Xe
ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बुक में थोड़ा हार्ड मतलब दूसरा तरीके से दिखाया गया होगा, हम लोग इसको कैसे दिखा रहे हैं, एक्स ई से। पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट है, सॉरी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी है ना, कौन ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बुक में जो साइन होगा ऐसे करके इसको जार बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके साइन होगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू P बाय एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। ये कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, तो ये लिख रहे हैं हम लोग यहाँ से, P इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट E था, तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू निकाल रहे हैं एप्सिलॉन और E डिवाइड में, तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू P और एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। यहाँ P क्या है, तो P मेरा क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है। E क्या है, E क्या है, तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। अब इसका अगर असाइनमेंट निकालना चाहें ससेप्टिबिलिटी का, तो P का क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे देखें ये किसका यूनिट लिखे हैं हम लोग, ये लिखे हैं एप्सिलॉन नॉट का, और ये इसका है, तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, देखो पर न्यूटन कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ध्यान दो, पर न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो कूलम्ब स्क्वायर है, तो एक कूलम्ब से एक कूलम्ब यहाँ कट गया, अब एक कूलम्ब जो बचा वो इसके साथ कट जाएगा, मीटर स्क्वायर है ना। अब देखो अच्छा यहाँ पे माइनस करेगा, अब ये सीधा चला गया, ठीक है। फाइनली मेरा क्या बचा, 1 कट के, मतलब क्या है कि ये क्योंकि एक रेशियो है, इसीलिए ये क्या दे रहा है हमको, इसका जो वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, और फाइनली ये एक प्योर रेशियो है, ठीक है, बिना डायमेंशन का। इसके पास कोई भी यूनिट नहीं बचा है, इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशन निकालने वाले हैं किसके बीच, जो मेरा ससेप्टिबिलिटी है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। तो ससेप्टिबिलिटी और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक में जब हम लोग करंट पास कर रहे थे, मेरा जो डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखे थे, करंट पास कर रहे थे, तो उस केस में क्या होता था, तो उस केस में क्या होता था, हम लोगों ने देखा कि ये रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और ये क्या होता था, पोलराइजेबल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो जाता था, है ना, प्लेट में एक था मेरा पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, ये मेरा डायरेक्टली रखा जाता था, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता था, इंड्यूस हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा पी जो बनता था, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंड्यूस था, ठीक है। तो E नॉट जब इधर आएगा, E उधर चल जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू E प्लस EP, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को हम लोग लिखे यहाँ पे P, क्यों लिखे, क्योंकि सिग्मा P इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिग्मा P इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर को वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, सिग्मा P की जगह पे नीचे मेरा एप्सिलॉन नॉट था, ये मेरा बना दिया क्या, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे P मेरा मिल गया है, पोलराइजेशन वेक्टर के एक और वैल्यू को पता है, P इक्वल टू x e एप्सिलॉन नॉट e। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे E नॉट इज इक्वल टू E प्लस यहाँ P का वैल्यू पुट किए हैं बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या होगा, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी कट गया, अब हमने क्या किया, यहाँ से E और E को निकाले कॉमन, ये आ गया, अंदर 1 बचा, इसके जगह पे 1 बचा, और यहाँ ये ससेप्टिबिलिटी, तो E नॉट बाय E इज इक्वल टू, इधर आएगा डिवाइड में, तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, फिर ये चीज मेरा क्या देता है, K, तो ये चीज मेरा क्या देता है, K, तो K इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस x e। ये हो गया मेरा फाइनल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये कौन है मेरा, ससेप्टिबिलिटी के बीच में, ठीक है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी। अब बात करने वाले हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है, उसका हम समझेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, रेशियो। अब रेशियो है तो किसका किसका रेशियो है, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज उस डाइलेक्ट्रिक से हमको मिल रहा है, उस डाइलेक्ट्रिक से हम लोग जब करंट पास कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम वोल्टेज हमको मिल रहा है और उस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है, यानी कितना हम लोग थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक को लिए हुए हैं, तो इसका जो हम लोग रेशियो लेते हैं तो जो हमको मिलता है वो मिलता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, ये क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, और ये क्या है मेरा, ये हो गया मेरा जो वोल्टेज मिल रहा है इसको, डी क्या है मेरा थिकनेस हो गया। ठीक है, डी क्या हो गया मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, डी क्या हो गया मेरा थिकनेस हो गया। ठीक, एसआई यूनिट क्या हुआ, तो ये है वोल्टेज, तो ये हो जाएगा वोल्ट, ये है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मेरा मीटर, ऊपर से जाएगा तो वोल्ट पर मीटर, ये हो गया मेरा एसआई यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक को लिए हुए हैं, ठीक है, कुछ डाइलेक्ट्रिक है और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू है, यानी रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, यानी उस डाइलेक्ट्रिक में जो मैक्सिमम वोल्टेज हमको मिल रहा है वो और उसका थिकनेस का, दोनों का रेशियो है। तो वैक्यूम का बात करें तो ये इनफिनाइट चला जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वैक्यूम का। और एयर का बात करें तो 0.8, पायरेक्स का 14, ये पेपर का 16, 18 to 24 किसका नेचुरल रबर जो होता है उसका, और माइका जो होता है उसका कितना होता है 80, है ना। तो इस तरह ये वीडियो खत्म होता है।